ये और मथुरा शाही ईदगाह कृष्ण जन्मभूमि मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति पर हिंदू पक्ष से मांगा था जवाब। नमस्कार, सुबह के 10 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं आज सुबह साथ आपके, मैं हूं अर्पिता। इस खास बुलेटिन में आपको सियासी खबरों के साथ साथ देश दुनिया की हर बड़ी खबर से रूबरू कराएंगे और खबरों के पीछे की खबर भी बताएंगे। हम बताएंगे कि बिहार में नई सरकार के आगे की चुनौती क्या है और आरजेडी अब आगे क्या करेगी। मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर आज अहम फैसला है। हम आपको बताएंगे कि हिंदू पक्ष के जवाब पर कैसे आगे की कानूनी लड़ाई का रास्ता तैयार होगा और ये भी बताएंगे कि कैसे कोहरे और धुंध अब फिर लोगों के लिए चुनौती खड़ी कर रहे हैं। दिल्ली में रेल से लेकर ट्रेन तक पर असर पड़ा है। अब बात दो घोटालों की करते हैं जिसमें विपक्ष के नेताओं पर ईडी का शिकंजा कसा है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को ईडी का नोटिस मिला। लालू यादव से आज नौकरी के बदले जमीन घोटाले में पूछताछ हो रही है, जबकि हेमंत सोरेन को 10वां समन जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में जारी किया गया है। लालू की दो बेटियां मीसा और हेमा पर भी आरोप है। इस मामले में राबड़ी मीसा और हेमा को कोर्ट ने ये दरअसल समन जो है वो जारी किया है। नौकरी के बदले जमीन केस में लालू की पेशी होनी है। एक तरफ सरकार गई, दूसरी तरफ ये मुसीबत भी अब आरजेडी के सर पर। तो एक तरफ आरजेडी सरकार से बेदखल हो गई है तो दूसरी तरफ रेलवे भर्ती घोटाले को लेकर ईडी की कार्रवाई तेज हो रही है। आज लालू यादव की ईडी के सामने पटना में पेशी है। ईडी ने इस केस से जुड़े सवाल पूछने के लिए लालू यादव को समन दिया था और इसी केस में एक दिन बाद तेजस्वी की भी पेशी है। ईडी ने जमीन के बदले नौकरी घोटाले से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक आरोप पत्र भी दायर किया है। लालू यादव, पत्नी राबड़ी देवी और दो बेटियां मीसा और हेमा पर आरोप है। अब आरोपों के मुताबिक नौकरी के बदले जमीन लेने का आरोप इन पर लगा है। रिश्वत के तौर पर कौड़ियों के भाव में यह कीमती जमीन जो है वो अपने नाम कराई गई है। सीबीआई को नौकरी के बदले जमीन लेने के 7 मामले जो हैं वो नजर आए और उसी के तहत इस समन और ये पूछताछ का सिलसिला जो है वो आगे चल रहा है। कौन कौन से वो चेहरे हैं वो देख लीजिए। लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती और हेमा यानी लालू की दोनों बेटियां और छोटे बेटे इस खेल में शामिल बताए जा रहे हैं। ये आरोप उन पर लगता रहा है। अब ईडी दफ्तर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मुसीबतें बढ़ी हैं, एक तरफ सरकार गई, ऊपर से अब ईडी का शिकंजा भी कसता हुआ और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ईडी दफ्तर की। दो सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। रोहित हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं और शशि भूषण भी हमारे साथ और अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। रोहित, सबसे पहले जरा बताइए कितनी देर में पूछताछ का सिलसिला शुरू होना है? देखिए, तकरीबन 11 बजे का वक्त है जब ईडी के सामने लालू प्रसाद को आज पेश होना है। और देखिए, इससे पहले भी लालू को 3-4 बार समन दिया जा चुका था दिल्ली जाने के लिए, दिल्ली ईडी में पेश होने के लिए, लेकिन उन्होंने कोई न कोई वजह बताई कि किसी राजनीतिक कार्यक्रम के कारण या किसी और वजह से वो पटना से दिल्ली नहीं जा सकते हैं। तो उसके बाद अब जो ताज़ा पिछले दिनों समन जारी किया गया था उसमें लालू से कहा गया है कि अगर आप दिल्ली नहीं आ सकते हैं तो पटना में ही ईडी के दफ्तर आ जाइए और आज की तारीख मुकर्रर की गई है। और अब से थोड़ी देर में जो हमें जानकारी मिल रही है कि लालू अपने आवास से 10 सर्कुलर रोड से ईडी के सामने जा सकते हैं। आज उनकी पेशी होनी है और मुश्किल का सबब यह है अर्पिता कि सिर्फ लालू नहीं, कल तेजस्वी यादव को भी ईडी के सामने उनको पेश होना है पटना में ही। तो एक तरफ तो सरकार चली गई है, ऊपर से दूसरी तरफ अब लैंड फॉर जॉब घोटाले में ईडी का शिकंजा भी जो है अब लालू परिवार पर कसता जा रहा है। तो ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि लालू जब आज ईडी के दफ्तर जाएंगे किस तरीके से उनसे पूछताछ होती है, किस तरीके से ईडी उनके सामने जो है सवाल जवाब करती है। और फिर कल तेजस्वी यादव को भी इसी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। यानी कि मुश्किलें अब लालू परिवार के लिए बढ़ती जा रही हैं सरकार और सत्ता जाने के बाद। अर्पिता, बिल्कुल। शशि भूषण भी हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं और अपडेट के साथ। शशि भूषण, आप आरजेडी दफ्तर के बाहर है, वहां बताइए किस तरीके के नजर, क्योंकि एक तरफ हौसले इसलिए भी कार्यकर्ताओं के पस्त होंगे कि गवर्नमेंट यानी सरकार चली गई, दूसरी तरफ उनके नेता को आज समन है, पूछताछ के लिए बुलाया गया है।
अर्पिता देखिए, इस वक्त मैं राबड़ी आवास पे हूँ। ये 10 सर्कुलर रोड आवास है। लालू प्रसाद यादव भी यही रहते हैं, तेजस्वी यादव भी यही रहते हैं और यहाँ हलचल सुबह से बनी हुई है। और जब हम पहुंचे थे सबसे पहले सुबह यहाँ पे, तो उस समय ही सिक्योरिटी मूवमेंट था तकरीबन 9 बजे। और ये तैयारी है इसलिए क्योंकि लालू यादव को ईडी ने समन देकर के पूछताछ के लिए बुलाया है। पहले जो समन दिए गए थे उसमें लालू यादव ने मेडिकल कॉज बताया था, मौजूद नहीं होने का, पेश नहीं होने का। और उसके बाद ईडी के सामने उन्होंने एक बात कही कि वो लोकल ऑफिस में जा सकते हैं, ऑप्शन उनको दिया गया, विकल्प दिया गया। और आज देखिए जो ईडी है, पटना ईडी ऑफिस बिस्कोमान भवन है ज्ञानी मैदान के इलाके में, उसके ठीक बगल में, वहीं पर लालू यादव की पेशी होनी है। और तैयारी ये है कि यहां से लालू यादव निकलेंगे, ईडी ऑफिस जाएंगे और उसके पहले ही जो आरजेडी के कार्यकर्ता हैं वो वहां पे जमा होने लगे हैं, इकट्ठा होने लगे हैं। हमारे दूसरे सहयोगी भी वहां पे हैं और लगातार यहाँ पे अब हलचल बढ़ रही है। कई विधायक पहुंचे हैं, अंदर गए हैं। हालांकि हो सकता है ये एक रूटीन हो, विधायकों को कॉल नहीं किया गया अब तक, जैसा हमारी जानकारी है। लेकिन इस वक्त हलचल यहाँ पे है और लालू यादव 10:30 के बाद किसी भी वक्त यहां से निकल सकते हैं। 11 बजे तक उनको ईडी ऑफिस पहुंचना है और वहां पर लैंड फॉर जॉब मामले में उनसे ईडी पूछताछ करेगी। तेजस्वी यादव को भी समन जारी किया गया। तेजस्वी यादव को कल ईडी के सामने हाजिर होना है और ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लालू यादव को कई घंटे लग सकते हैं ईडी के सामने। अर्पिता, तो एक तरफ देखिए सत्ता गई, दूसरी तरफ घोटाले की जांच की आंच भी जो है वो परेशान कर रही है। तो इस वक्त अगर हम देखें तो स्थिति आरजेडी के लिए खासतौर पर रोहित यही नजर आ रही है। हालांकि अपनी तबियत का हवाला देकर, बहुत सारी चीजें कहकर लालू बचते जरूर आए, लेकिन अब जरूर ये कहेंगे कि देखिए परेशान करने की पूरी कोशिश हो रही है। जी देखिए, बिल्कुल अब तो यही कहा जाएगा कि सरकार चली गई है तो और अब लोकसभा चुनाव और पास आ रहे हैं, तो ऐसे में लालू परिवार की तरफ से यही कहा जाएगा कि ईडी और ये जांच एजेंसियां जो हैं वो लगातार हमें परेशान करने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन देखिए जिस तरीके से ये पूरा मामला चल रहा है, कोर्ट में जो ईडी ने चार्जशीट भी दायर किया है, उसमें ईडी को बहुत सारे ऐसे तथ्य मिले हैं जिसके आधार पर ही चार्जशीट दायर की गई है और उन तथ्यों के आधार पर ही लगातार लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव से पूछताछ ईडी करना चाह रही है। लेकिन ये लोग दोनों पेश नहीं हो रहे। हालांकि पिछले साल एक बार ईडी के सामने तेजस्वी यादव दिल्ली में पेश हुए थे, लेकिन लगातार समन पे समन इनको भेजा जा रहा है और वो लोग ईडी के दफ्तर नहीं पहुंच रहे हैं। दिल्ली जब बुलाया गया था, तो ऐसे में अब इस केस को आगे बढ़ाने के लिए ईडी को लगता है कि पूछताछ जरूरी है, तो उन्होंने पटना में ही अब इन दोनों को जो है वो समन भेज दिया है। और जैसा कि मैं बता रहा था, आज थोड़ी देर में लालू प्रसाद पहुंचेंगे ईडी के दफ्तर पटना में, जहां उनसे लंबी पूछताछ हो सकती है संभवतः। और कल फिर तेजस्वी यादव को भी ईडी की जांच की आंच से गुजरना पड़ेगा। यानी कि सत्ता जाने के बाद अब दोनों की मुश्किलें बढ़ती जा रही है लालू परिवार की। अर्पिता, ठीक है रोहित, आप नजर बनाए रखिए। तो देखिए बिहार में नई सरकार बन गई है, अब नीतीश की अगली परीक्षा शुरू हो रही है। आज कैबिनेट की पहली बैठक है, कुछ बड़े फैसलों का ऐलान हो सकता है। उधर एनडीए सरकार बनने के बाद आरजेडी के खिलाफ पहला एक्शन शुरू हो सकता है। क्या है वो एक्शन? विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस दिया गया है। विधानसभा अध्यक्ष को पद से हटाने के लिए बीजेपी के नंदकिशोर यादव ने विधानसभा सचिव को अविश्वास प्रस्ताव पर नोटिस दिया। इस्तीफा नहीं देने पर अवध बिहारी चौधरी बहुमत से हटाने को तैयारी उनकी की जा रही है। स्पीकर के खिलाफ नोटिस देने वालों में पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, पूर्व डिप्टी सीएम बीजेपी के तारकिशोर प्रसाद, जेडीयू के विनय कुमार चौधरी, रत्नेश सदा समेत कई और विधायकों के भी हस्ताक्षर हैं। उधर अब सबकी नजर आरजेडी की अगली रणनीति पर होगी, क्योंकि उन्होंने भी कहा है कि खेला अभी बाकी है। तो अब आरजेडी का अगला दांव क्या होगा? स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का देखिए नोटिस तो दे दिया गया है। बीजेपी के नंदकिशोर यादव ने दरअसल ये नोटिस दिया है और अब उस प्रक्रिया के तहत जिसमें तमाम हस्ताक्षर हैं उन्हें हटाने की कोशिश होगी। आरजेडी है, स्पीकर अवध बिहारी चौधरी आरजेडी के ही स्पीकर हैं और अब सरकार जब चली गई है तो इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने भी ना इस्तीफा देने की बात मंत्रियों को भी कही थी। स्पीकर साहब भी देखिए इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, लेकिन अब प्रस्ताव जरूर ला दिया गया है। अब बिहार का नंबर गेम समझिए, एनडीए के पास 128 संख्या बल है, महागठबंधन के पास 114 और कुल हो गए 243। बहुमत का आंकड़ा जो बनता है वो 122। स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया गया है। अब आगे लड़ाई इस दिशा में होती हुई नजर आ रही है। नहीं, ये बहुमत है, ये बहुमत है। जब एनडीए एक हो गया तो हम
ऑब्वियसली हमारा बहुमत है और बहुमत के आधार पर स्पीकर रहते हैं। और अवध बिहारी चौधरी जी बड़े सुलझे हुए पुराने राजनेता हैं, उनको तो स्वयं इस्तीफा कर देना चाहिए। तो कुल मिलाकर अब स्थितियां जो हैं बिहार में वो ऐसी नजर आ रही हैं। लालू यादव और पूरी आरजेडी ये कह रही है कि अभी खेला होना बाकी है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अभी खेला होना बाकी है। वो खेला क्या है? इस्तीफा ना देने की बात भी कही गई थी, अभी स्पीकर साहब ने इस्तीफा नहीं दिया है। आरजेडी के स्पीकर है अवध बिहारी चौधरी, हालांकि उनको लेकर एक प्रस्ताव रख दिया गया है। ये पहला एक्शन आरजेडी के खिलाफ नजर आ रहा है, लेकिन आरजेडी भी पूरी तरीके से गिनाने और बताने में लगी है कि देखिए कैसे सुस्त सीएम से हमने काम कराए। अब क्रेडिट लेने की होड़ भी नजर आती दिख रही है कि सरकार में अगर पिछली सरकार में कोई काम हुआ है तो वो हमने किया। नीतीश कुमार खुलकर आरजेडी को घेर भी नहीं पा रहे हैं क्योंकि सत्ता में वो आरजेडी के साथ ही थे। अगर अब वो बुराई करते हैं तो वो अपनी ही सरकार की बुराई करेंगे क्योंकि वो खुद भी उसमें शामिल थे। तो बिहार में नई सरकार बन गई है, लेकिन सियासी वार पलटवार हो रहे हैं। नीतीश ने कल जो बयान दिया उस पर तेजस्वी ने तीखी प्रतिक्रिया दी और काम का क्रेडिट लेने को जायज बताया। अभी हम जो पहले गठबंधन को छोड़ के नए गठबंधन बनाए थे और जो नया गठबंधन 1.5 महीना से बनाए थे, 1.5 साल से, तो यहाँ पर भी जो स्थिति इधर आकर के ठीक नहीं लगी है। और जिस तरह से लोगों का दावा हो रहा था, जो इतना मेहनत किया जाता था कि वही लोग कर रहे हैं, धीरे धीरे लोगों को खराब लग रहा है। तो हमारा लगभग 79 विधायक, उनके 45 विधायक, विभाग हमारा, मंत्री हमारे, काम हमारा, तो क्रेडिट लेंगे नहीं, हम तो क्रेडिट लेंगे ही। तो ये बेकार की बातें हैं, उनको बोलने के लिए कुछ नहीं है, तो कुछ भी अनर्गल बातें वो कहते रहेंगे। लेकिन आप एक बात समझ लीजिए, यही 15 अगस्त को 2022 में इन्होंने ऐलान किया था 10 लाख नौकरी, सरकारी नौकरी। वो किसका चुनावी एजेंडा था 2020 में? और 20 में नीतीश कुमार जी क्या कहते थे? असंभव है, कहां से लाएगा, कहां से पैसा लाएगा? कि हम अलग नहीं हुए, वो गए। हम लोग जिसने मिलकर के सरकार बनाया, जो गठबंधन बनाया, उसकी हत्या मैं नहीं कर सकता, और हत्या नीतीश कुमार जी ने किया है। हालांकि जो भी है, ना हमें गुस्सा है और ना हमें कोई शिकायत है। नीतीश कुमार जी आदरणीय थे, आदरणीय हैं और आदरणीय रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभिभावक है, बड़े हैं हमसे, मैं सम्मान उनका करता था, करता रहूंगा, तो इसमें कोई इफ एंड बट की बात नहीं है। और हम तो भाजपा के लोगों को शुभकामना देते हैं। अब हम तेजस्वी यादव से पूछना चाह रहे हैं कि बताओ कैसा लग रहा है आपको? अभी आपने हमारे 4 एमएलएस को तोड़ा था, अब आपको कुछ दर्द हो रहा है सीने में, तकलीफ हो रही है आपको अपने भेजे में? अब आपको मालूम हो रहा है कि जो खेल आप हमसे खेले थे वही खेल आपसे हो गया। और तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी धोखा दी है। 2 मर्तबा नीतीश कुमार को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया। बताइए अब क्या हासिल हुआ? आपने बीजेपी को आपने सत्ता दे दी। नीतीश कुमार तो सिर्फ अभी तो नाम के मुख्यमंत्री रहेंगे, हुकूमत चलेगी बिहार में आरएसएस के नरेंद्र मोदी की। हम तो यही चीज को रोकना चाह रहे थे, एमआईएम पार्टी इसी को रोक रही थी। तो एक तरफ सियासत है, दूसरी तरफ एक्शन है। एक्शन में आ गई है सरकार जैसे ही आई, और यहां पर स्पीकर को लेकर एक नया दाव बीजेपी की तरफ से चल दिया गया, सरकार की तरफ से चल दिया गया। शशि भूषण हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। शशि भूषण, अब ये पहला एक्शन सरकार बनाने के बाद और ये स्ट्रैटेजी के स्पीकर के लिए जो प्रस्ताव लाना था वो ले आए, अब आगे की प्रक्रिया क्या कहती है? देखिए 128 जो बहुमत का आंकड़ा है वो इस वक्त मौजूदा सरकार के पास है। मतलब जिस सरकार ने कल शपथ ग्रहण लिया, जिसके मुखिया नीतीश कुमार हैं, एनडीए की नई सरकार के पास है। और स्पीकर अवध बिहारी चौधरी जो हैं वो उस वक्त चुने गए थे जब महागठबंधन की सरकार थी, अगस्त 2022 में जब सरकार बदली थी। तो स्पीकर के साथ अब बहुमत का आंकड़ा नहीं है, जेडीयू निकल चुकी है उस आंकड़े से। तो जाहिर तौर पर स्पीकर
अब कोई फैसला अगर लेते हैं, संवैधानिक फैसला, महत्वपूर्ण फैसला, तो उस फैसले पर रोक लगाने के लिए सबसे पहले जरूरी ये था नई सरकार के लिए, नए गठबंधन के लिए, कि वो उनके खिलाफ एक मोशन ले आए। नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है, अविश्वास प्रस्ताव होता है स्पीकर के खिलाफ। उसकी प्रक्रिया ये है अर्पिता, जो सामान्य प्रक्रिया है वो हम समझाते हैं ताकि लोग समझ पाए। जो प्रस्ताव लाया जाता है स्पीकर के खिलाफ, वो 14 दिन पहले उसकी जानकारी देनी होती है। मतलब अगर कल ये प्रस्ताव लाया गया तो इस पर हाउस में ये मोशन तभी मूव होगा जब 14 दिन हो जाएंगे। तो इस लिहाज से अगर देखें तो 5 फरवरी से पहले बजट सत्र बुलाया गया था। वो पिछली सरकार ने बुलाया था, उसकी जो अधिसूचना जारी हुई थी राजभवन से, वो पिछली सरकार के जो प्रक्रिया है उसके तहत हुई थी। अब नई सरकार है और नई सरकार जो है वो नए सिरे से जो सत्र बुलाने की प्रक्रिया है वो उसका प्रस्ताव ले आएगी। कैबिनेट में पहले वो प्रस्ताव जाता है, फिर राजभवन जाता है, सहमति मिलती है, तो ये पूरी प्रक्रिया होगी। आज 11:30 बजे कैबिनेट की भी बैठक है। 11 साढ़े 11 बजे तमाम मंत्री और डिप्टी सीएम, दोनों सीएम सब पहुंचेंगे मुख्यमंत्री सचिवालय में और वहां पर बैठक होगी। लेकिन जो प्रस्ताव लाया गया उसके लिए 12 सदस्यों की सहमति की जरूरत होती है। सदन के 12 सदस्य प्रस्ताव ला सकते हैं। वो प्रस्ताव कल मूव किया गया, उसमें बीजेपी के लोग भी शामिल हैं, नंदकिशोर यादव और बाकी नेता, जीतन राम मांझी जो हम के विधायक हैं, पूर्व मुख्यमंत्री, वो शामिल है, रत्नेश सदा जेडीयू के वो शामिल है, विनय चौधरी जेडीयू के वो शामिल है। तो इन तमाम सदस्यों ने लिख करके विधानसभा सचिवालय मतलब विधानसभा सचिव को जानकारी दे दी है। अब यहां ये बात है कि अब जो अवध बिहारी चौधरी हैं वो कोई भी महत्वपूर्ण फैसला नहीं ले सकते हैं। उस फैसले के पहले उनको अपने खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना होगा। अब इन परिस्थितियों में 2 विकल्प बचते हैं। एक तो ये कि जो मौजूदा स्पीकर हैं अवध बिहारी चौधरी वो पद से इस्तीफा दे दें, और दूसरे जो ये प्रक्रिया है उसके मुताबिक हमारे साथ कारी शुएब साहब हैं, एमएलसी हैं आरजेडी के।